अगर बेटा आपको साइंस में आउट ऑफ 100 लेके आने हैं बेटा, 100 में से 100 अगर आपको बेटा लेकर आना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चंस को नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट लेना बेटा। जितना कि मुझे नॉलेज थी और जितना मैंने रिसर्च किया है बेटा, उससे मुझे उम्मीद है बेटा कि इन क्वेश्चंस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये बेटा मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सचिन आईएएस एकेडमी। मेरे सभी छात्रों एवं दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है सचिन आईएएस एकेडमी में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि बेटा आज मैं आपके लिए बड़ी रिसर्च के बाद और बहुत दिनों की मेहनत के बाद बेटा आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं बेटा 10th क्लास के, जो आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है बेटा अगर बेटा इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर ले तो बेटा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने बेटा आपको बता दूं, एक बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। बेटा टोटल 13 चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं विज्ञान के, जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चंस निकाले हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट 7 से 8 क्वेश्चन। और इस वीडियो में बेटा 100 क्वेश्चन होने जा रहे हैं आपके लिए, 104 के समथिंग कुछ क्वेश्चन होने जा रहे हैं बेटा, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे बेटा डायरेक्ट कमेंट कर दे, डायरेक्ट मैसेज कर दे, डीएम कर दे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो बेटा जैसा कि आपने देख लिया है 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए होने जा रही है। मैंने यहां पर बेटा जो साइंस में विज्ञान में 13 चैप्टर दिए हुए हैं, उन 13 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर में से बेटा उन 13 चैप्टरों के प्रत्येक एक चैप्टर में से बेटा मैंने 7 से 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं बेटा, 7 से 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। और टोटल आपके बेटा 100 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देख लिया है आपने, ओके। अगर बेटा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो, आपको नोट्स चाहिए, इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो सचिन आईएएस एकेडमी 34780। यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो सचिन आईएएस एकेडमी, ओके। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है बेटा आपका, फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहां से देख लीजिए बेटा, मैंने पहला जो प्रश्न दिया हुआ है बेटा, पहला प्रश्न दिया है वो दिया है बेटा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्या कीजिए बेटा, परिभाषित कीजिए। यहां पर आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिभाषाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए, जिसमें बेटा पहले दिया आपको संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये आपसे पूछने जा रहा है यहां पर। इसके बाद बेटा वियोजन अभिक्रिया है, उदाहरण सहित लिखिए। बेटा यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है बेटा, ये जो चैप्टर दिया है आपका दिया 7 मार्क्स का, तो बेटा यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपके, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, उदाहरण सहित लिखिए, वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। यहाँ पर बेटा द्वि विस्थापन अभिक्रिया लिखिए और रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। आपको एग्जाम्पल के साथ इन अभिक्रियाओं को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1 से 2 अभिक्रिया आपको 100% पूछने वाला है। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, समझाइए उदाहरण सहित। ये जो बेटा हेडिंग्स दिए, कुछ टॉपिक्स दिए, इनको आपको उदाहरण के सहित समझाना है, लगभग 30 शब्दों में लिखना है उनको। क्या दिया है बेटा, रासायनिक समीकरण उदाहरण सहित लिखिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन का त्याग कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर दिया बेटा उपचयन, अपचयन और अपक्षेपण, इन दोनों को पूछ लेगा, ठीक है। उपचयन और अपक्षेपण, इनमें से एक आपको 100% पूछने वाला है। फिर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर दिया आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका, यहां आपसे पूछ रहा है बेटा कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा आपका 4, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा बेटा तो इस क्वेश्चन को आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि गंदा होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है, जिससे पदार्थ गंदे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 5, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जिससे रिबन अच्छे से जल सके, राइट। लेकिन आपको साइंस की लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का उदाहरण लिखिए, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेटा संचारण क्या है और विकृत गंध्यता क्या है। यहाँ दिया है बेटा संचारण क्या है,
ठीक है, और दिया विकृत गंध्यता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया है उदाहरण सहित लिखना है। ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हो चुका है और अब दोबारा से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो इसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, डबल बार रिपीट हुआ है यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 8, आलू की चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों करते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है, ठीक है बेटा, इसको आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, 8 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर बेटा अम्ल, क्षार एवं लवण, यहां से 6 नंबर का आने वाला है टोटल, है ना बेटा, 6 नंबर का आने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब चैप्टर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी चीज इंपोर्टेंट है, अम्ल पूछेगा, क्षारक पूछेगा, लवण पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। यहां पूछ रहा है बेटा आपको अम्ल क्या है, क्षार क्या है और तनुकरण क्या है, ठीक है, इनमें से आपको पूछ सकता है 2 नंबर में, अम्ल क्षार क्या है, तनुकरण क्या है, गंधीय सूचक क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है बेटा, पीएच स्केल, अम्ल क्षार को, अम्ल क्षार का जो बेटा प्रकृति ज्ञात की जाती है उस स्कूल को पीएच स्केल कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, यहाँ पर दिया क्रिस्टलीकरण क्या है और क्षारक किन्हें कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, अगर इनको आप कंप्लीट कर ले तो बेटा इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर हैं आपके उनमें कई बार आया हुआ है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आगे आ जाइए, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, यानी कि बेटा जो धोने का सोडा है और बेकिंग सोडा है उसके दो महत्वपूर्ण उपयोग पूछ रहा है आपको। ये बेटा 3 नंबर में भी आ सकता है, अगर 3 नंबर में आता है तो 3 अंतर लिख के आना है, 2 नंबर में आता है तो 2 अंतर लिख के आने, ओके। अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई 4 उपयोग लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई 4 उपयोग। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रकार से आ सकता है, आश्वेत जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। फिर इसके अथवा में दिया है मैंने कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। ऐसे जाके बेटा आपके 8 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो आपके सेकंड चैप्टर से आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाइए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 दिया है बेटा आपका धातु एवं अधातु, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु से बेटा 5 नंबर का आने वाला है। यहां से आपको बेटा पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पूछ रहा है ध्वनिक क्या है, ठीक है, भाजन वर्जन क्या है, ठीक है, और निस्तापन क्या है, ठीक है, यहां से ये आने वाला है आपका ध्वनिक क्या है, निस्तापन क्या है, वर्जन क्या है, और यहां से पूछ रहा है सक्रियता श्रेणी क्या है, मिश्रित धातु क्या है, अमलगम क्या है, इनको परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना है मतलब आपको इनको 20 से 25 शब्दों में लिखना है, अति लघु वाला प्रश्न है बेटा जो 2 मार्क्स में आता है, अति लघु वाला जो 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा सेकंड, समझाइए, इनको आपको समझाना है, ये भी बेटा 25 से 30 शब्दों में लिखना है। यशद लेपन क्या है, आगाध वर्ण एवं तरणता क्या है, थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपर रूपता क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, जैसे कि बेटा हीरे की अपर धातु क्या होती है, ग्रेफाइट, राइट। और यहां पर पूछ रहा है संचारण क्या है, यानी कि जंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लग जाती है उसमें, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए। नेक्स्ट दिया है आयनिक यौगों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दिया है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 6, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संचारण से 2 सुरक्षा के तरीके लिखिए, संचारण से सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए या लोहे को जंग से बचाने के 2 उपयोग लिखिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है बेटा आपको, है ना, धातु और अधातु में डिफरेंस लिखना है आपको, और अगर धातु अधातु में डायरेक्ट आ जाता है तो भी आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। फिर दिया नेक्स्ट, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग एवं ध्वनिक क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा,
2 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में आ सकता है, चारों हेडिंग पूछ सकता है आपसे, है ना। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है और ध्वनिक क्या है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। चैप्टर खत्म, थर्ड। नेक्स्ट आ जाइए 4 चैप्टर। चैप्टर 4 दिया है बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। यहां से बेटा आपका 6 नंबर का आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है, 6 नंबर का आने वाला है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरा बेटा 25 से 30 नंबर की, सॉरी, यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा 25 से 30 शब्दों में आपको इनको डिफाइन करना है। जहां फर्स्ट पूछ रहा है आपसे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, विषम परमाणु क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, इनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है बेटा, 25 से 30 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। निम्न से आप क्या समझते हो, एल्केन, एल्काइन एवं एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन को समझाइए। समयावी एवं समायप्ता क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद पूछ रहा है बेटा आपसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या है एवं किण्वन से आप क्या समझते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किण्वन से आप क्या समझते हो, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए एवं इसके क्या लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए, यानी कि इंडस्ट्री में, उद्योगों में इसका प्रयोग क्या है, किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर दिया है क्रियात्मक एवं क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्रियात्मक एवं क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। नंबर 6 दिया है बेटा आपका साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, बार बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बेटा आपका, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, इसको काट देना। यहां पूछ रहा है वो रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर आप किस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर आप किस प्रकार करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 8 कि निम्न के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बनाइए, है ना, बिंदु, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना है आपको बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है आपको, किसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, CH6 एथेन का, CH4 का और C2H4 यानी कि एथेन का, इनका आपको परमाणु संरचना भरना आना चाहिए, इनमें से आपसे एक पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट आ जाइए बेटा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 दिया है बेटा आपका जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 5 दिया आपका जैव प्रक्रम, 8 मार्क्स का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये हमारे लिए जैव प्रक्रम, और बहुत ही शानदार और इजी चैप्टर है ना, इसमें लैंग्वेज बहुत सादा सिंपल है, ठीक है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इसे तो छोटा सा बच्चा बता देगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है, क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन के कारण, हमें थकान महसूस हो सकती है, खून के थक्के जम जाते हैं, खून के थक्के नहीं बनते, सॉरी, अगर हमें हीमोग्लोबिन की कमी है बेटा तो अगर चोट लग जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता और खून बहता जाता है और हमारी बॉडी क्या है, डेथ हो जाती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 4 मनुष्य में दोहरे परिसंचरण का व्याख्या कीजिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, एंजाइमों के कार्य लिखिए, ओके। फिर दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया उत्सर्जन का महत्व लिखिए, ठीक है, उत्सर्जन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 दिया पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, यानी कि जो पौधों के अंदर बेटा उत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन, जिसमें पानी वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, वो क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस प्रकार होता है, वर्णन करिए। 4 नंबर में आ सकता है बेटा, क्योंकि चैप्टर 8 नंबर का दिया हुआ है। इसमें बेटा मैंने 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते बेटा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने रिसर्च करने के बाद 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़े हैं, क्योंकि ये 8 नंबर का है, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर
10 अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, सचित्र वर्णन कीजिए। 11वां दिया वैवीय तथा अवयवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको परिभाषित भी करना है और अंतर भी स्पष्ट करना है। फिर पूछ रहा है धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, धमनी और सिरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए आप आगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बेटा आपका दिया हुआ है यहाँ पर 6 नंबर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 नंबर का दिया है। ठीक है, देख लीजिए, निम्न से आप क्या समझते हो समझाइए। तंत्र का तंत्र क्या है, मस्तिष्क क्या है, मेरुरज्जु यानी सुषुम्ना क्या है, हार्मोन्स क्या है, न्यूरॉन क्या है एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है 30 से 25 शब्दों में। ठीक है, यहां दिया हुआ है तंत्र का तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए, घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। फिर दिया 5वां पादप हार्मोन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पादप हार्मोन्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन की सलाह देते हैं, यानी जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह देते हैं, क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 7 निम्न के चित्र बनाइए। ठीक है, यहां पर मैंने दे दिया है बेटा कि निम्न के चित्र बनाइए, जिसमें पूछ रहा है आपसे तंत्र का कोशिका यानी न्यूरॉन का चित्र बनाइए, उसके कार्य लिखिए। मनुष्य में मस्तिष्क का चित्र बनाइए, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए। ठीक है, ये 3 चित्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। फिर आगे आ जाइए, निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। इन हार्मोन्स को लिखना है आपको और इनका एक एक कार्य लिखना है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन, एड्रेनलिन और वृद्धि हार्मोन एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इनको आपको बेटा परिभाषित करना है और प्रत्येक हार्मोन्स का एक एक आपको कार्य यानी कि उनका वर्क राइट करना है। ठीक है, लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आ जाइए 7, चैप्टर नंबर 7। वीडियो लंबी होने जा रही है बिकॉज मैंने इसमें सारे चैप्टर्स को कवर किया है, कोई बात नहीं। जीव जनन कैसे करते हैं, 6 नंबर का आने वाला है बेटा 2025 में बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए पूछ रहा है आपसे जनन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का ही नाम है जनन। ठीक है, कायक प्रबंधन क्या है एवं मुकुलन क्या है, परिभाषित कीजिए। 25 से 30 शब्दों के प्रश्न है ये। ठीक है, पुनरुद्भवन क्या है, पुनर्जन्मन क्या है, द्विखंडन क्या है एवं बहुखंडन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है, एक आता ही आता है। ठीक है, समझाइए खंडन कैसे कहते हैं, निषेचन कैसे कहते हैं एवं अंकुरण क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है बेटा, फिर दिया है क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का सी दिया है, एक लिंगी पुरुष क्या है, परिभाषित कीजिए एक लिंगी पुरुष। ठीक है, फिर दिया क्वेश्चन नंबर 3 परागण क्या है, स्वपरागण एवं परपरागण को परिभाषित कीजिए एवं इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपसे पहले तो पूछ रहा है परागण क्या है, परागण लिखने के बाद में आपको लिखना है कि स्वपरागण एवं परपरागण किसे कहते हैं एवं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ भी आ जाए आपको लिख देना है। ठीक है, अगर परागण आ जाए परागण लिखे आना, दोनों की परिभाषा आ जाए परिभाषा लिखे आना, अगर दोनों का अंतर आ जाए तो अंतर लिखे आना। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया ऋतुस्राव एवं रजोधर्म किसे कहते हैं, समझाइए और ये क्यों होता है महिलाओं में। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है बेटा जनन किसी स्पीशीज की समष्टि को स्थापित करने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। एवं अथवा में दिया कि जनन क्यों आवश्यक है, जनन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दिया क्वेश्चन नंबर 6 लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही शानदार, जितने भी ये डिफरेंस होते हैं ना, अंतर होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अंतर अक्सर इंपोर्टेंट होते हैं, इनको पूछता ही पूछता है। फिर कह रहा है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है आपका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको चित्र बनाना है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, किसी पुष्प का स्त्री केसर का चित्र, लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है अथवा डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है इन सारे क्वेश्चंस को, इससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा, 100% मेरी गारंटी है, इससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आगे
चैप्टर 8 अनुवांशिकता, चैप्टर 8 अनुवांशिकता, ठीक है। 4 नंबर का है, यहाँ पर ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन समझ के चलना है, ठीक है। नंबर नहीं कटने देंगे, पूरे नंबर लेके आएंगे। परिभाषित करें, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं, अनुवांशिकी क्या है, भिन्नताएं क्या है एवं अनुवांशिकी भिन्नताएं किन्हें कहते हैं। 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं एवं अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 3, एक संकर क्रॉस एवं द्वि संकर क्रॉस क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए एवं पृथक्करण का नियम लिखिए एवं स्वतंत्र बहुवचन का नियम समझाइए। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, मेंडल के प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5, गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसका कार्य एवं महत्व लिखिए। गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य एवं महत्व, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बेटा 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मेंडल ने, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, समझाइए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुषों में गुणसूत्र में क्या अंतर है। इसमें मैंने 2 प्रश्न ऐड कर दिए हैं बेटा, समझिए। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, फिर पूछ रहा आपसे महिला एवं पुरुषों में गुणसूत्र में क्या अंतर है, एवं अथवा में दे दिया यहाँ पर कि लिंग निर्धारण से गुणसूत्र की क्या भूमिका है, लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की क्या भूमिका है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, है ना, पढ़ के जाना है। आगे आ जाइए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 भी बेटा 8 मार्क्स का दिया है और सबसे इजी चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर सरल है वो ज्यादा मार्क्स के दिए हैं यार, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत ही शानदार है, ठीक है। दिया है पहला प्रश्न आपको कि गोलीय दर्पण एवं प्रकार लिखिए। पहले प्रश्न का पहला जो दिया है बेटा ए, उसमें आपसे पूछ रहा है गोलीय दर्पण क्या है एवं इसके प्रकार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। आवर्धन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या है, लेंस की क्षमता एवं एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ऐसा एक प्रश्न आ सकता है बेटा 2 नंबर में या 3 नंबर में कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। फिर नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यहां से पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तीनों पूछ लिया, दूरी, केंद्र एवं त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट दिया 5वां, अवतल एवं उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। यहां से बेटा अवतल का भी पूछ लिया, उत्तल का भी पूछ लिया और समतल का भी पूछ लिया, दर्पण के उपयोग लिखिए। इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे, अवतल भी पूछ सकता है, उत्तल भी पूछ सकता है और समतल भी पूछ सकता है। बहुत बढ़िया। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 6, परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए, ओके। इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपसे डिफरेंस पूछता है, इसको आपको एक्सप्लेन करके आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर में आता है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है। फिर दिया दर्पण सूत्र एवं लेंस सूत्र लिखिए। ये आपको 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, ओटीओ में आ सकते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ सकता है एक साथ कि दर्पण का सूत्र लिखिए एवं लेंस का सूत्र लिखिए। बहुत ही शानदार चैप्टर होने गए, बहुत ही शानदार चैप्टर है। चलो नेक्स्ट आगे आ जाइए क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट है बेटा आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 देख लीजिए बेटा, मानव क्षेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यहां से बेटा 5 नंबर का आने वाला है आपका, देख लेते हैं यहां से क्या आने वाला है 5 मार्क्स में। तो पहले क्वेश्चन दिया है बेटा, पहले क्वेश्चन में आ दिया है आपका विचलन कोण क्या है, ठीक है। विचलन कोण परिभाषित करना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं एवं वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बिल्कुल ये 25 से 30 शब्दों के प्रश्न बेटा, अति वाले जो 2 से 3 नंबर में आता है, ठीक है। विचलन कोण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है एवं वर्ण विक्षेपण क्या कहता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ओके। फिर दिया जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जो वृद्ध अवस्था में होता है, ना पास की वस्तु ढंग से दिखाई देती, ना दूर की वस्तु ढंग से दिखाई देती है, ओके। नहीं ना दूर रखी वस्तु अच्छे से दिखाई देती, ना पास रखी वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि, सॉरी जरा दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, नेक्स्ट आगे आ जाइए,
स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 4, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? एक्सप्लेन कीजिए। 4 नंबर में आएगा बेटा। फिर दिया नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? 3 नंबर में आता है। नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है? आगे आ जाइए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लास्ट पेपरों में कई बार आया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विश्लेषण का चित्र बनाइए। ठीक है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विश्लेषण का चित्र बनाइए। इसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका कारण दीजिए, चित्र देते हुए समझाइए कि इसका निवारण कैसे करेंगे। यानी आपसे बेटा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, इसका कारण दीजिए और चित्र बनाकर समझाइए कि इसके निवारण कैसे किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसा ही सेम प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण कीजिए, यानी कि चित्र सहित इसका निवारण कीजिए। इसका लिखिए कि इसका निवारण कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे करेंगे। ठीक है, आपको दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, और इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये चैप्टर आपके लिए। अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट दिया चैप्टर 11 विद्युत। 5 नंबर का आने वाला है बेटा यहाँ से। विद्युत 5 मार्क्स का है बेटा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया निम्न को परिभाषित कीजिए। इनको परिभाषित करना है आपको 25 से 30 नंबर में, 25 से 30 शब्दों में आपको परिभाषित करना है इसको। ए दिया आपका विद्युत विभव किसे कहते हैं, एसआई मात्रक लिखिए। विभवांतर क्या है, एसआई मात्रक लिखिए। एवं विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 1 वोल्ट विभव क्या है, 1 वोल्ट शक्ति क्या होती है। इन 6 छोटे छोटे कीवर्ड्स को आपको परिभाषित करना है, 2 से 3 नंबर में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है बेटा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है एवं एसआई मात्रक लिखिए। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 3 ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ओम का नियम आता ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है किसी विद्युत परिपथ की व्याख्या आरेख खींचिए। ठीक है, व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी को प्रतिरोध को, है ना, एक सवाल दिया है बेटा कुंजी वाला, है ना, प्रतिरोध वाला। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, हल करने के लिए आ सकता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि 5 ओम प्रतिरोधक एवं एक 8 ओम प्रतिरोध वाले एवं 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग पूंजी एवं सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। यानी आपको श्रेणी क्रम में एक परिपथ बनाना है बेटा, है ना। इसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत ही शानदार है। एवं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, परिभाषित कीजिए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में। ये तो ये 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं बेटा, इनमें से एक पूछेगा, अच्छे से करके जाना। किसी और क्वेश्चन को करो या ना करो, लेकिन इनको जरूर कर लेना। आपसे पूछेगा कि प्रतिरोधों को बेटा श्रेणी क्रम में जोड़िए। एक तो श्रेणी क्रम में पूछेगा और एक पूछेगा आपसे समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़िए एवं R1 R2 एवं R3 को समांतर क्रम में संयोजित कीजिए। ये 2 प्रश्न बेटा आपके आने ही आने हैं। एक तो आएगा आपका श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए और एक आएगा आपका समानांतर श्रेणी में संयोजित कीजिए। ठीक है, श्रेणी क्रम और एवं समांतर क्रम ये दोनों आएगा बेटा, किसी में भी पूछ सकता है। R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़िए या फिर R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़िए। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 12 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। 6 नंबर का आने वाला है बोर्ड में बेटा। कितने नंबर का आने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है, यहां से डायरेक्ट 6 नंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें दिया चुंबक क्षेत्र क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, दिक् परिवर्तन क्या है। 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। शानदार प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर दिया 3 किसी विद्युत परिपथ में लघुपातन कब होता है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपातन कब होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए, 2 नंबर में आता है। फिर दिया आगे भू संपर्क तार क्या है।
जिसे हम बेटा हिंदी में अर्थ कहते हैं, अर्थिंग बनाने के लिए तार नहीं लगाते, वही कह रहा है कि भू संपर्क तार क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है आगे क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे कि विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए, इसकी बनावट का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपको चित्र भी बनाना है और लिखना है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक को चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित में उसे करने का नियम लिखिए। यानी ये कह रहा है बेटा कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, यानी दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखिए। दक्षिण हाथ और बाम हाथ ये दोनों आएंगे, जैसे कि R1 R2 श्रेणी क्रम संयोजन था, वैसे ये दो प्रश्न भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछ सकता है आपको दक्षिण हस्त का नियम पूछ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 9 में यहां से पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम लिखिए। ठीक है, एक तो दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, और एक दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम पूछ लिखिए। ठीक है, तो इनका सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है बेटा, है ना, लास्ट चैप्टर है बेटा आपका 13, हमारा पर्यावरण। बहुत ही इजी चैप्टर है, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट। ठीक है, हमारा पर्यावरण 3 नंबर का छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा इससे। एक दिया पर्यावरण क्या है, पहला प्रश्न दिया है आपका पर्यावरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया पारिस्थिति क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए। एवं जैव और अजैव घटक कौन से होते हैं, उनको भी लिखिए, जैव घटक अजैव घटक। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया उत्पादक एवं उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पोषण के आधार पर उपभोक्ता को किन किन भागों में बांटा गया है, परिभाषित कर उदाहरण लिखिए। जिसमें आपको परिभाषित करना है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है बेटा, पोषण के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इन भागों में बांटा है और इनको परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया 5 अम्ल वर्षा किसे कहते हैं और अम्ल वर्षा कैसी होती है। ठीक है, ये कैसे होती है इसको आपको लिखना है, डिफाइन करना है बेटा। फिर नेक्स्ट दिया है ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, परिभाषित कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया 7 ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी पूछने को आता है बेटा 3 से 4 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आहार जाल किसे कहते हैं, आहार जाल या खाद्य जाल किसे कहते हैं, एवं आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर लिखिए एवं चित्र भी बनाइए। आपसे ऐसे पूछ सकता है आहार जाल किसे कहते हैं, या पूछ सकता है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, या इन दोनों में अंतर पूछ सकता है और इन दोनों के चित्र भी पूछ सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक प्रश्न में मैंने 3 प्रश्न बना दिए बेटा। ठीक है, आहार जाल किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, आहार जाल और खाद्य जाल में बेटा क्या है, अंतर लिखिए। और यहां पूछ रहा है कि खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इन दोनों का सचित्र वर्णन भी पूछ सकता है आपसे, है ना, चित्र के साथ। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है 13। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसमें पूरी साइंस को कवर किया है बेटा, 1 to 13 यानी एक पार्ट से लेकर 13 पार्ट तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके सामने लाके रख दिए हैं बेटा। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हो, आप टॉप 100 की लिस्ट में आना चाहते हो, साइंस में 100 में से 100 लेकर आना चाहते हो, तो आप मेहनत कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वही 100 में से 100 लेकर आते हैं। तो बेटा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, तो अगर वीडियो में कुछ डाउट लगे बेटा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी बेटा आज की वीडियो? तो मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे कि आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने लाके रख दिया है। अब मेहनत आपके हाथ में है बेटा, सिर्फ 100 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अगर इन 100 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर ले तो बेटा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने बेटा 1 महीने की रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप इनको पढ़ोगे अच्छे से, आप मेहनत करोगे और आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।